हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अजय। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ज्योग्राफी चैप्टर 1। चैप्टर 1 में हम पेज नंबर 6 पढ़ रहे थे। ज्योग्राफी की जो बुक है उसमें कई बार क्या होता है, एडिशन के हिसाब से, जैसे मान लीजिए 19-20 का एडिशन है या 18-19 का एडिशन है, तो पेज नंबर में थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। लेकिन आपको किसी भी एडिशन को देखने, चाहे 18-19 को चाहे 19-20 को, बहुत कम डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो आपने इस बात पे ध्यान नहीं देना कि मेरी बुक का ये पेज नंबर 6 है या दूसरी बुक का पेज नंबर 7 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। आज की इस वीडियो में हम आज कंटिन्यू करेंगे पार्ट नंबर 5 से, यानी कि पार्ट नंबर 6। इस पार्ट नंबर 6 में हम स्टार्ट करेंगे लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स। इससे पहले हम यहां तक पढ़ चुके हैं, इससे पहले वाला सारा टॉपिक जितना भी है। आज हमारा जो कंटिन्यू होगा चैप्टर, वो यहां से। चलिए पहले हेडिंग समझ लेते हैं, लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स। लैंड आप समझते हैं जमीन, डिग्रेडेशन मतलब डिग्रेड होना, खराब होना, एंड कंजर्वेशन मेजर्स, कंजर्वेशन यानी कि संरक्षण, बचाव करना। मेजर्स मतलब क्या क्या उपाय किए गए हैं बचाव के। तो जमीन जो है डिग्रेड हो रही है, हम उसको खराब भी कर रहे हैं, और इसमें हम ये भी देखेंगे इस टॉपिक में कि इसके लिए क्या क्या कंजर्वेशन मेजर्स उठाए गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वी हैव शेयर्ड आवर लैंड विद द पास्ट जनरेशंस। तो इसमें कहा गया है कि हमने अपनी जमीन जो है, जहां हम रहते हैं जिस धरती पर, उस धरती को हम पास्ट की जनरेशन से शेयर करते आए हैं, और ऐसा ही करते रहेंगे फ्यूचर जनरेशंस के साथ भी। तो ये जो है कंटिन्यू रहेगा। आगे कहा गया है 95% ऑफ आर बेसिक नीड्स फॉर फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। तो 95%, 95% से भी ज्यादा जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, जो बेसिक जरूरतें हैं, जैसे कि फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लैंड। तो इन सबको जो है हम जमीन से ही प्राप्त करते हैं। आप खुद भी सोच सकते हैं, अगर जमीन नहीं होगी तो हम जो है फूड भी नहीं ले सकते, ना अपना घर बना सकते हैं, ना हमें क्लॉथ मिल सकता है, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इसीलिए 95% कह लो या 95% से ज्यादा जरूरतें जो है हमारी, वो जमीन से ही पूरी होती हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज हैव नॉट ओनली ब्रोट अबाउट डिग्रेडेशन। तो ह्यूमन एक्टिविटीज ने क्या किया है, ब्रोट, ब्रोट अबाउट मीन्स लाना, तो डिग्रेडेशन किया है लैंड को, लैंड को डिग्रेड कर दिया है, खराब कर दिया है। बट हैव ऑल्सो एग्रावेटेड द पेस ऑफ नेचुरल फोर्सेस टू कॉज डैमेज टू लैंड। इस लाइन का मतलब क्या है, चलिए इसको तोड़ के समझते हैं। बट ऑल्सो हैव एग्रावेटेड, एग्रावेट का मतलब क्या होता है, कंडीशन को और खराब करना। तो मनुष्य ने अपनी एक्टिविटीज के हिसाब से जमीन को खराब किया, इसके अलावा एग्रावेट कर दिया है, यानी कि और भी खराब कर दिया है। कैसे, जो पेस है नेचुरल फोर्सेस की, उस पेस को, उस स्पीड को बढ़ा दिया है इसने। कैसे, जो बाढ़, सूखा या भूकंप जो आते थे, या सुनामी जो आती थी, वो पहले बहुत कम आती थी, लेकिन अब जो है बाढ़ या सूखा बहुत ज्यादा आने लगा। यानी कि जो नेचुरल फोर्सेस हैं, नेचुरल फोर्सेस यानी कि जो अपने आप प्रकृति में होती हैं, इंसानों के वश में नहीं होती हैं। तो इंसानों ने अपनी एक्टिविटीज की वजह से क्या हुआ है, जो नेचुरल फोर्सेस हैं जिससे डैमेज होता है हमारी जमीन को, उस डैमेज होने की जो स्पीड है उसको और बढ़ा दिया। पहले बाढ़ या सूखा आता था लेकिन इतना नहीं आता था, लेकिन हमारी एक्टिविटीज की वजह से बाढ़ या सूखा आने की जो स्पीड है वो बढ़ गई है। ज्यादातर अब बार बार बाढ़ देखने को मिलती है या सूखा देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। एट प्रेजेंट, तो अभी जो है, देयर आर अबाउट 130 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड लैंड इन इंडिया। 130 मिलियन हेक्टेयर जो जमीन है वो डिग्रेड हो चुकी है, खराब हो चुकी है। 130 मिलियन, 1 मिलियन होता है 10 लाख। इसके बाद कहा गया अप्रोक्सीमेटली 28% ऑफ इट बिलोंग्स टू कैटेगरी ऑफ फॉरेस्ट डिग्रेडेड एरिया। तो जितना भी जमीन खराब हुआ है उसका जो 28% है वो फॉरेस्ट डिग्रेडेड एरिया, यानी कि हमने फॉरेस्ट की जो जमीन खराब की है वो कितनी की है, 28%।
56% ऑफ इट इज वाटर एरोडेड एरिया। इसके अलावा वाटर एरोडेड एरिया, जहां पे हमें पानी मिल सकता था, जहां से हमें पानी की अवेलेबिलिटी होती है, वो जमीन भी हमने खराब कर दी है। एंड द रेस्ट इज अफेक्टेड बाय सलाइन एंड अल्कलाइन डिपॉजिट्स, यानी कि सलाइन और अल्कलाइन डिपॉजिट्स की वजह से भी जमीन खराब हो गई है। तो यहाँ पे 56% जो है वो वाटर एरोडेड है। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि पानी की वजह से वो जमीन हमारी खेती लायक या यूज के करने लायक नहीं है। तो 56% जो है वो वाटर से खराब हो चुकी है। वाटर एरोडेड मींस वाटर ने खराब कर दिया उस एरिया को। क्योंकि अगर देखिए पानी में जमीन डूब जाती है तो उसके उतने यूज नहीं बचते हमारे लिए जितने की पहले हम यूज कर पाते थे। बाकी जो है वो सलाइन और अल्कलाइन डिपॉजिट, सलाइन का मतलब सोल्ट डिपॉजिट्स बढ़ गए। अगर जमीन में सोल्ट की मात्रा ज्यादा रहेगी तो खेती करना मुश्किल होगा। ऐसे ही अल्कलाइन, जो जमीन है उसमें कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट या हाइड्रोक्साइड्स की अमाउंट बढ़ती जा रही है, जिससे खेती करना मुश्किल हो जाता है। रिकमेंड क्या किया गया है, 0 से लेके अगर 100 ppm के बीच में अगर बाइकार्बोनेट्स या कार्बोनेट्स पाए जाते हैं तो वो खेती लायक है, लेकिन उससे ज्यादा खेती लायक नहीं बचती। तो इस तरह से सैलिनिटी या अल्कलाइन की वजह से भी जो है जमीन खराब हो गई है। सम ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे कि डिफोरेस्टेशन यानी जंगलों को काटना, ओवर ग्रेजिंग पशुओं को ज्यादा चराना, माइनिंग और क्वेरिंग, इनकी वजह से भी क्या हुआ है, देखिए कि लैंड जो है वो डिग्रेड हो गई है, खराब हो गई है। तो माइनिंग यानी कि माइनिंग और क्यूरिंग में क्या डिफरेंस है, देखिए माइनिंग होती है खुदाई करना, लेकिन जब हम जमीन की काफी अंदर तक गहराई तक खुदाई करते हैं उसको बोलते हैं माइनिंग। और क्वेरिंग में लगभग जमीन के जो सरफेस होता है वहीं से ही बिल्डिंग मटेरियल्स यानी कि रेता वगैरह ये सब जो भी जमीन की ऊपरी सतह से मिल जाती है उसको हम क्वेरिंग कहते हैं। यानी कि क्वेरिंग जो है वो माइनिंग का ही एक प्रकार है, एक हिस्सा है, पार्ट है। तो ये देखिए हमें बताया गया है कि इंडिया का जो वेस्टलैंड है 2000 में ये सर्वे किया गया था, तो इसमें 56% जो है वो वाटर एरोडेड एरिया यानी कि वाटर से खराब हो चुका है। 10% जो है वो विंड एरोडेड एरिया यानी कि विंड की वजह से खराब हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि हवा की वजह से जमीन कैसे खराब हो गई। हवा जब चलती है बहुत तेजी से तो जो ऊपर वाली सतह होती है जमीन की वो भी हवा के साथ उड़ जाती है। तो ऊपर वाली सतह सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है, सबसे ज्यादा फर्टाइल होती है। इस तरह से वो जमीन फिर उतनी उपजाऊ नहीं रहती क्योंकि उसकी ऊपर की परत जो है उड़ चुकी होती है। 6% जो है वो सलाइन और अल्कलाइन लैंड की वजह से खराब हो गई और 28% जो है सॉरी हाँ फॉरेस्ट डिग्रेडेड एरिया, फॉरेस्ट का जो एरिया है वो खराब हो गया है। आगे बात करते हैं माइनिंग साइट्स। माइनिंग साइट्स आर अबेंडेंड आफ्टर एक्सकवेशन। माइनिंग साइट्स जहाँ पे हम माइनिंग करते हैं, जो खाने होती हैं जहाँ से कोयला वगैरह निकालते हैं, उसके बाद उनको अबेंडन, अबेंडन मीन्स खाली छोड़ देना। एक्सकवेशन, एक्सकवेशन मीन्स खुदाई के बाद उनको खाली छोड़ दिया जाता है। इससे क्या होता है, उस पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे और ट्रेसिस, निशान रह जाते हैं ऑफ ओवरबर्डनिंग, यानी कि इस जमीन पे कितना अत्याचार किया गया है उसके निशान साफ साफ हम देख सकते हैं। जो बड़े बड़े गड्ढे या वहां पे स्कार्स दिखाई देते हैं। इन स्टेट्स लाइक जैसे कि झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा की बात करें तो डिफोरेस्टेशन जो है ड्यू टू माइनिंग हैव कॉज्ड सीवियर लैंड डिग्रेडेशन। तो इन जगहों पे झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, यहाँ पे डिफोरेस्टेशन बहुत ज्यादा हुआ है, यानी कि जंगलों की कटाई बहुत हुई है। क्योंकि इससे जमीन काफी खराब हुई है, क्योंकि खुदाई कर दी जाए, गड्ढे गुड्ढे हो जाएंगे वहां पे, फिर हम ना तो खेती कर सकते हैं सही से, ना वहां पे रहने लायक जगह बचती है। गुजरात में क्या हुआ है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में ओवर ग्रेजिंग की प्रॉब्लम ज्यादा है। तो हर जगह जमीन के खराब होने के रीजन सेम नहीं है। देखिए यहाँ पे माइनिंग होती है झारखंड वाले एरिया में, क्योंकि यहाँ पे मिनरल्स बहुत मिलते हैं, लोहा तांबा ये बहुत ज्यादा पाया जाता है इस एरिया में, तो यहाँ पे माइनिंग की जाती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यहाँ पे ज्यादा मिनरल्स तो नहीं मिलते, लेकिन यहाँ जमीन खराब होने का रीजन क्या है, ओवर ग्रेजिंग। तो इस बात को आपने याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की बात करें, यहाँ पे जमीन क्यों खराब हो रही है, ओवर इरिगेशन की वजह से, ज्यादा सिंचाई की वजह से। क्योंकि देखिए ज्यादा सिंचाई की जाती है तो जब पानी जमीन से निकाल के सरफेस पे रहता है तो वहां पे पानी लॉगिंग, लॉगिंग, वाटर लॉगिंग का मतलब क्या है, पानी वहां पे टिका रहता है। जब पानी किसी जगह पे रुका रहेगा तो भी वहां पे फसलें सही से नहीं हो पाएंगी। कुछ फसलें होती है जो पानी जिनको बहुत सारा चाहिए होता है, लेकिन वाटर लॉगिंग की वजह से
वहां पे पानी इकट्ठा रहता है, तो वो जमीन भी धीरे धीरे एक तरह से वहां पे सैलिनिटी, जो वाटर में सोल्ट का अमाउंट होता है, जो भी चीजें पानी में मिक्स होंगी, जैसे मान लीजिए आसपास मिट्टी उड़ रही है, तो वो सारी फिर धीरे धीरे जहां पे पानी इकट्ठा था, मान लीजिए ये हमारे पास जमीन थी, यहाँ पे बहुत सारा पानी हमेशा इकट्ठा रहता है, तो जो भी डस्ट वगैरह आएगा वो सारा यहाँ पे इकट्ठा होता रहेगा, या आसपास का पानी जितना भी आएगा सब इसी में मिलेगा, जिससे क्या होगा, यहाँ पे सैलिनिटी, सोल्ट का अमाउंट बहुत बढ़ जाएगा, और सोल्ट का अमाउंट बढ़ जाएगा, फिर खेती करना मुश्किल हो जाएगी। या अल्कलिनिटी, यानी कि जो सोइल है उसका जो अल्कलाइन लेवल है वो बढ़ जाएगा। अल्कलाइन लेवल कितना रहना चाहिए, 0 से लेके 100 ppm के बीच में। जो मिनरल्स प्रोसेसिंग लाइक ग्राइंडिंग, जैसे हम क्या करते हैं, लाइमस्टोन फॉर सीमेंट इंडस्ट्री एंड कैल्साइट एंड सोप स्टोन फॉर सिरामिक इंडस्ट्री जनरेट ह्यूज क्वांटिटी ऑफ डस्ट। तो जहां पे सीमेंट वगैरह बनता है या टाइलें वगैरह बनाई जाती हैं, जो भी सिरामिक इंडस्ट्री में काम होता है, उन जगहों पे, तो मेरे इस लेक्चर का मेन मोटिव ये होता है कि जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा जो है बुक को समझना मुश्किल होता है, तो मैं हर एक वर्ड पे फोकस करूंगा, एक भी वर्ड नहीं छोड़ूंगा जो मुश्किल लगे आपके लिए। जैसे इसमें आया था आपके लिए सोपस्टोन या कैल्साइट या सिरामिक। तो कैल्साइट क्या होता है, एक तरह का पत्थर जो कि कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, मैं भी आपको इसकी इमेज भी शो कर दूंगा। ऐसे ही सोपस्टोन, सोपस्टोन भी क्या होता है, एक तरह का पत्थर जो मेनली मैग्नीशियम इसमें ज्यादा पाया जाता है। तो दोनों की इमेजेस मैं आपको एक बार शो कर देता हूं, ताकि जो है आपको और अच्छे से चीजें समझ में आ जाएं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये कैल्सीट का एक पत्थर है, जो मेनली जो मालाएं वगैरह होती हैं, जो हम नेकलेस वगैरह पहनते हैं, उसके जो मोती वगैरह होते हैं इस पत्थर से बना सकते हैं। ये देखिए, ये है सोपस्टोन। ये तो आपने नॉर्मली आपने अपने घरों में या काफी बिल्डिंग्स वगैरह में देखा होगा, क्योंकि ये बहुत सारा डेली यूज में, डेली यूज का मतलब ये है कि आसपास आसानी से दिख जाता है, क्योंकि इसका यूज बहुत ज्यादा होता है किचन में, या फिर और भी फर्श वगैरह में भी इसको लगाया जाता है। तो ये था आपका कैल्साइट और सोपस्टोन। सिरामिक का मतलब क्या होता है, सिरामिक मतलब होता है कि जब क्ले को, मिट्टी को बेक पकाकर कुछ बनाया जाता है। जैसे देखिए टाइल वगैरह या पत्थर वगैरह बनाने के लिए क्या करते हैं, जो टाइलें आप देखते हैं आपके घरों में लगी हुई है, पत्थर जो लगे हुए हैं, वो उस रूप में नहीं मिलते धरती में, थोड़े अलग फॉर्म में होते हैं। तो उसको थोड़ा सा सही से एक प्लेन या काट कर एक सही शेप देकर उसको यूज किया जाता है। तो सिरामिक इंडस्ट्री में जो है इस तरह के पत्थरों को यूज करके उनको सही शेप देके फिर उसको बेचते हैं। तो इनसे क्या होता है, जब देखिए इनकी कटिंग वगैरह की जाती है तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में डस्ट निकलता है एटमॉस्फेयर में। इससे क्या होता है, इट रिटार्ड्स द प्रोसेस ऑफ इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर इनटू सोइल आफ्टर इट सेटल डाउन ऑन द लैंड। जैसे ही ये देखिए ये मिट्टी है, जब ये डस्ट वगैरह उड़ता है, ये जमीन है, जब इन पत्थरों की कटाई होती है तो डस्ट उड़ता है। ये डस्ट क्या करता है, इस जमीन पे आके बैठ जाएगा। जमीन पे जब ये बैठ जाएगा, तो जब बारिश होगी ना, तो बारिश होने से जो पानी है वो जमीन के अंदर नहीं जा पाता, क्योंकि इन डस्ट ने इसको ब्लॉक कर दिया, इसको बंद कर दिया है। जिससे क्या होता है, पानी जमीन में जाके अच्छे से जमीन जो है पानी को सोख नहीं पाती है, तो वो जमीन फिर उतनी काम की नहीं रहती है। इन रिसेंट ईयर्स इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, तो इंडस्ट्री से निकलने वाला जो एफ्लुएंट है, आप सोच रहे होंगे एफ्लुएंट्स क्या होते हैं। एफ्लुएंट्स मेनली जो लिक्विड वेस्ट होता है जो इंडस्ट्री से निकलता है, जिसमें केमिकल्स वगैरह पाए जाते हैं, वो केमिकल्स पानी के लिए या जमीन के लिए बहुत ही हार्मफुल होते हैं। तो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स से भी क्या हो रहा है कि लैंड और वाटर का पोल्यूशन जो है काफी बढ़ गया है। आगे बढ़ते हैं। देयर आर मैनी वेज टू सोल्व द प्रॉब्लम्स। अब इन प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए कौन सी प्रॉब्लम, जो लैंड डिग्रेडेशन है, जमीन को जो खराब करने वाली जो प्रॉब्लम्स हमने ऊपर देखी, कि फॉरेस्ट काट रहे हैं हम, पानी की वजह से सैलिनिटी या फिर अल्कलिनिटी बढ़ रही है, या जो भी हमने ये सिरामिक इंडस्ट्री या फिर इंडस्ट्री के जो एफ्लुएंट्स हैं, इनकी वजह से जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जमीन खराब हो रही है, इसको सोल्व करने के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। जैसे कि पहले क्या सजेशन दिया गया है, एफोरेस्टेशन। तो एक नंबर में पूछ सकता है कि लैंड डिग्रेडेशन को हम किस तरह से बचा सकते हैं, तो एफोरेस्टेशन यानी कि पेड़ों को लगाकर। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग, क्योंकि ओवर ग्रेजिंग, ज्यादा जब पशु चरते हैं तो वो घास खा जाते हैं सारी की सारी,
घास खाने से क्या होता है कि जो ऊपर वाली मिट्टी है वो आसानी से बिखरने लगती है, उड़ने लगती है, जिससे वहां की जमीन उपजाऊ नहीं रहती। तो जो ग्रेजिंग है उसको हम रोक सकते हैं। प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट। शेल्टर बेल्ट्स क्या होती है, देखिए शेल्टर बेल्ट्स क्यों लगाई जाती हैं कि जैसे मान लीजिए ये खेत है, इसके आसपास पेड़ लगा देना, इसकी बाउंड्री पे क्या है, बहुत सारे पेड़ लगा दिए गए हैं। इस पेड़ लगाने से क्या होगा कि अगर तेज तूफान या बाढ़ का पानी आता है तो ये जो है, जो हमने बाउंड्री पे बहुत सारे पेड़ लगा दिए हैं, एक बेल्ट सी बना दी गई है, वो जो है उसको रोक सकते हैं, तो इसको शेल्टर बेल्ट्स कहा गया है। तो शेल्टर बेल्ट्स लगाकर भी हम क्या कर सकते हैं, अगर शेल्टर बेल्ट्स रहेंगी तो वहां जमीन जो है, मिट्टी जो है वो पेड़ों की पकड़ में रहेगी, क्योंकि अगर हम पेड़ लगाएंगे तो मिट्टी वहां की उड़ना जो है, उसका वहां से गायब होना इतना आसान नहीं होगा। इसके अलावा देखिए स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग थोर्नी बुशेस। सैंड ड्यून्स जो आपने देखा होगा कि रेगिस्तान में जो है ड्यून्स बने होते हैं, छोटे छोटे टीले टाइप बने होते हैं रेत के, वो उड़ते रहते हैं। तो वो उड़े ना, उसके लिए वहां पर क्या हो सकती हैं, कटीली झाड़ियां जो है उगाई जा सकती हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, लैंड डिग्रेडेशन, जो लैंड खराब हो रही है, जमीन जो खराब हो रही है वो नहीं होगी। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड्स, कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज, प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स एंड वेस्ट्स आफ्टर ट्रीटमेंट कैन रिड्यूस लैंड एंड वाटर डिग्रेडेशन इन इंडस्ट्रियल एंड सब अर्बन एरिया। इसका मतलब क्या, देखिए वेस्ट लैंड जो है जिनका यूज नहीं किया जा रहा, उनका सही से यूज करना, माइनिंग को कंट्रोल में रखना, जो डिस्चार्ज या डिस्पोज करते हैं इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स को, उनको सही से, यानी कि जितना भी केमिकल निकल रहा है, एफ्लुएंट निकल रहा है इंडस्ट्री से, उसको पहले सही से ट्रीट कर लो। ट्रीट करने का मतलब है उसमें से हार्मफुल चीजें निकालो, फिर उसको जमीन या पानी में फेंको। तो इन सब से क्या होगा, लैंड का भी और वाटर का भी डिग्रेडेशन जो है रुक जाएगा इंडस्ट्रियल और सब अर्बन एरियाज में। इंडस्ट्रियल जहां पे इंडस्ट्रीज होती हैं वहां पे जमीन और पानी बहुत ही खराब होते हैं, क्योंकि वहां पे इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स जो हैं खराब करते रहते हैं इनको। और सब अर्बन एरियाज, सब अर्बन यानी कि जो पूरे शहर भी नहीं और पूरे गांव भी नहीं है, तो वो सब अर्बन एरियाज में बहुत सारी इंडस्ट्रीज पाई जाती हैं। तो वहां पे पोल्यूशन को रोकने के लिए जो है ये किया जा सकता है, ये जो मैंने यहाँ पे बताया। तो ये हमने जो है पेज नंबर 6 डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको जो है सारी की सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, हम उसका रिप्लाई फटाफट करके आपका डाउट जल्द से जल्द दूर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों अलविदा और जय हिंद।